बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने हारी हुई बाजी को जीत के लिए जनादेश में बदल दिया था। योगी के एक मास्टर स्ट्रोक ने हरियाणा में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। हिंदुत्व का दाव जैसे ही हरियाणा में चला, वैसे ही यूपी के सियासी फिजाएं बदलने लगी हैं। सियासी पंडित सूबे में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व कार्ड के असर की दुहाई देने लगे हैं। इन सियासी अटकलों को अब और बल तब मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है और यह मुलाकात सुर्खियों में बनी है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत परखम में 10 दिवसीय प्रवास पर हैं और यहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और भागवत की मुलाकात होनी है, जहां पर उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की जाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के झंडाबदारी से संघ उत्साहित है। अब यूपी में भी वही फार्मूला फिट करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से सवाल खड़े हुए थे। यही कारण है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के पार्टी अब पूरा जोर लगा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ परखम पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए मत प्रतिशत बढ़ाने को संघ प्रमुख के साथ रणनीति तैयार करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व दाव चलेगा? क्या उपचुनाव में संघ का दाव रामबाण साबित होगा? क्या हिंदुओं को एकजुट करने की योगी की मुहिम कामयाब हो पाएगी? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का उपचुनाव में भी असर देखने को मिलेगा? क्या हिंदुत्व कार्ड से सपा के पीडीए फार्मूला पे कैची चलेगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारे मेहमानों से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत के जनादेश में तब्दील कर दी थी। आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो अब मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उपचुनाव में भी हिंदुत्व का जो कार्ड है वो बीजेपी खेलेगी? क्या हरियाणा में जो एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसका क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या उत्तर प्रदेश की फिजा में अलग? एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए और दूसरी तरफ हिंदुत्व का कार्ड। अब देखना यह होगा कि इस बार क्या होना है, कितना खास होगा इस बार उपचुनाव। बेहद ही दिलचस्प उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव होने जा रहा है। अब वैसे तो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन अभी 9 ही फाइनल है। तो हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नेश मिश्रा जी नेता बीजेपी है, बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश ठाकुर जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार क्या जो 9 सीटों पर उपचुनाव अभी होने जा रहे हैं, हिंदुत्व
कार्ड पर बीजेपी खेलेगी चुनाव को जीतेगी, या अभी जो मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात होने वाला है, इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, मायने तो बहुत साफ है। इनको ज्यादा बताने की और समझाने की और समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदा कदा अभी जो हरियाणा का जो रिजल्ट आता है उसमें हिंदुत्व को कैसे दांव चलना है और हिंदुत्व को एक सर्टिफाइड बना के किस तरीके से वोटरों के बीच में जाना है और ये बताना है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो उसका साफ कहने का मतलब ये है योगी आदित्यनाथ का कि देखो, समझ जाओ, अभी अभी वक्त है, क्योंकि नहीं, आगे आने वाला समय बहुत कुछ होने वाला है। उनकी भाषा में अगर कहें तो इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी अपने और इनका जो एक हिंदुत्व का जो नारा था और उसी को लेके आगे बढ़ रही है। उनको पता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने देखी स्थिति की मुसलमानों का वोट उनको सब कुछ करने के बावजूद भी अगर उनको नहीं मिल पाया है, तो अब उनको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तभी उन्होंने एक हिंदुत्व का और मजबूत एक धर्रा लेके, एक मजबूत एक नाव पे बैठ के वो पतवार लेके वो चल रहे हैं कि नहीं, इससे ही हमारी नैया पार हो रही, तो हमें दूसरों की जरूरत है नहीं। और दूसरी बात, जिस तरीके से मोहन भागवत साहब के साथ इनकी मुलाकात हो रही है, तो यहां मुझे लगता है तो भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जेपी नड्डा जी के मुंह से एक बयान निकलता है संघ के लिए, उस बयान के बाद में बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि संघ ने भी अपनी जो एक रणनीति स्ट्रेटजी थी उसको बदल दी कि हम जिनके सहारे थे, जिनके साथ चल रहे थे, वो अगर इस तरीके से हमें आंखें दिखा रहे हैं तो आने वाला समय हमारे लिए सही नहीं होगा। तब उनका पूरा रुझान लखनऊ की तरफ जा रहा है, और लखनऊ की तरफ कौन नेता है ये बताने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं। और बीच में लगातार नागपुर से उनका संपर्क हो रहा, नागपुर से बड़े नेताओं का उनके पास आना, और जिस तरीके से वो हिंदुत्व के बारे में खुल के बोल रहे हैं, हालांकि सांप्रदायिक तौर पे अगर देखा जाए और जो उनका नारा आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उन पे मैच नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। लेकिन होता क्या है, राजनीतिक पार्टियां वही काम करती हैं जो उनको सूट करती हैं, जो उनको ठीक है। चुनावों में फायदा देती हैं, उन्हीं पे चलती हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने एक टेस्ट करा था हरियाणा के चुनाव में, जितनी रैलियां उन्होंने करी थी कमोबेश अधिकतर रैलियों में, अधिकतर विधानसभाओं में उनकी जीत हुई। जो उन्होंने बोला इसका मतलब जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो वही फार्मूला जो मुझे लग रहा है 9 जो उप बाई इलेक्शन हो रहा है उन पे भी एप्लीकेबल चलिए करेंगे। ठीक है, यश भारती जी, इस मुलाकात को कैसे आप देखते हैं? एक प्रतिक्रिया चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए, समाजवादियों को कभी भी किसी से मुलाकात की आपत्ति नहीं रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि कोई किसी से मिले तो उन्हें तकलीफ होती है, कोई किसी से बात करे तो उन्हें तकलीफ होती है। हम तो अपने पड़ोसी देशों से भी मुलाकात के लिए कोई गलत बात नहीं मानते। ये बात अलग है कि चुनाव में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे और फिर साबरमती के किनारे पर टहलाने लगते हैं, झूला झुलाने लगते हैं। पाकिस्तान को कोस के राजनीति करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके चुपचाप बिरयानी खिलाते हैं, अपनी माता जी के लिए साड़ी भी ले आते हैं, तोहफे ले आते हैं। तो ये चरित्र हमारा नहीं है। वो किसी से भी मिले, किसी से भी बातें करें, लेकिन जो विचारों का आदान प्रदान होता है, जब आप सत्ता में हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, ईश्वर को साक्षी मान के लेते हैं, तो आप कम से कम ईश्वर को, तो ईश्वर की हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, और ईश्वर की झूठी कसम खाते हैं कि बिना अनुराग और बिना द्वेष के हम काम करेंगे। तो आप अनुराग के साथ भी चलते हो, द्वेष के साथ भी चलते हो, तो आप तो किसी को छोड़ते ही नहीं ना। तो आप ईश्वर की जब झूठी कसम खा रहे हैं तो आप चलिए बताएं, ठीक है, मुलाकात पे आपकी प्रतिक्रिया आ सनातन गई। धर्म ठीक के है लिए और हिंदुत्व के लिए। भूपेश शर्मा जी, ठीक है सर। सौरभ जी अंतिम बात है इसी संदर्भ में। इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है संविधान की शपथ लेकर के, ये जनता को क्या डिलीवर कर रहे हैं, उस विकास पे बात करें। केवल डराने, घबराने और इन्हीं हिंदू मुसलमान धार्मिक आधार पे और केवल डर की जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता है कि डरा करके, डंडा दिखा करके बैठा दिया जाता है, जैसे जानवर को हाका जाता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में इंसानों को हाका जाता है। और सरकार में आके ये जनता को भी चाहते हैं हाकने का काम, वो जनता स्वीकार नहीं कर रही। लोकसभा के परिणाम बता दिए उन्होंने। चलिए ठीक है भूदेव जी, मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। यश भारती जी ने तो अपनी बात रख ली, फिर इसके बाद रत्न मिश्रा जी से सवाल होगा। जी देखिए,
योगी आदित्यनाथ जी हों या चाहे वो पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, अब ये किसी से छुपा नहीं है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। या तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं है तो जाट नॉन जाट, जैसे हरियाणा में किया, ऐसे दूसरे राज्यों में जो जातियों में बांटने का काम करते हैं। तो इनका तो ये एजेंडा है कि बांटो और राज करो की नीति है इनकी, अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों के साथ इन्होंने चाय पे चर्चा करते थे, उनकी आज भी वही नीति है कि बांटो और राज करो की नीति है। आज अगर देश हमारे भारत के लिए बोला जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी। अगर इस तरह जो एक गुलदस्ता है जहाँ सभी तरह के जाति धर्म एक साथ मिलकर के रहते हैं, उसे बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज उसमें आज योगी आदित्यनाथ जी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया कि अब आपका ये एजेंडा नहीं चलेगा, क्योंकि वो विकास पे बात नहीं कर सकते। जिस तरह से आज महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेप हो रहे हैं, जहां पुलिस वाली महिलाएं भी जो पुलिस में है वो भी आज सेफ नहीं है, तो ये विकास पे बात नहीं कर पा रहे। पेपर वहां हो नहीं पा रहा, कोई भी परीक्षा वहां पूरी नहीं हो पा रही है। एक यूपीपीसीएस को कराने में कितने दिन लग गए, इतने पेपर आउट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बांटने की राजनीति करेंगे, फिर भी ये यही बोलेंगे ठीक कि है। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूं कि अब रत्नेश जनता मिश्रा जी, समझ ठीक चुकी है, बटेगी नहीं, आगे आपकी बात। एक होकर के तो जवाब देगी। ठीक है भूदेव जी। रत्नेश मिश्रा जी, मैं हमेशा आपसे इसलिए लास्ट में सवाल पूछता हूं, पहले आप सुन लीजिए। ये कह दिया जाता है विपक्षी आवाज दबा दी जाती है, इसलिए सत्ता पक्ष को लास्ट में मैं बोलने का मौका हमेशा देता हूं। ये मेरे डिबेट का रूल रहा है कि पहले इन्हीं लोगों से पूछता। मैं आप सवाल मेरा कि अभी जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश ठाकुर जी एक बात कोट कर रहे थे, उन्हीं को कोट करते हुए मैं इसका जवाब लूंगा। लोकसभा चुनाव हुआ और जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया और इस बयान से आरएसएस काफी नाराजगी आरएसएस में देखने को मिला और उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। आप लोगों ने कहा था कि 400 पार आएंगे, लेकिन 400 पार की जो बात है उसकी हवा निकल गई। लेकिन क्या अब आप चाहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो हमेशा आपकी छवि रही है वो बरकरार रखा जाए, और इस मुलाकात के क्या मायने हैं समझा दीजिए। देखिए सौरभ जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आज पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज मथुरा दौरे पे थे, जिसपे उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 16वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है और 123 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है मथुरा के विकास के लिए। चूंकि संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक होनी है जो प्रस्तावित है मथुरा में, तो पूजनीय संघ प्रमुख जी भी आए हुए हैं और संघ प्रमुख जी से पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने आज मुलाकात भी की है। तो ये तो वहां का सिंधु। अब देखिए, माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हिंदू सनातन संस्कृति को मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम के साथ तथा अपराध एवं अपराधी के खात्मे के साथ जनता का विकास, जनता का विकास और जनता का विश्वास के एजेंडे के साथ प्रदेश को लगातार आगे ले जा रहे हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की दिक्कत क्या है और कांग्रेस की दिक्कत क्या है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनको जो हिंदुओं को एकजुट होने के लिए जो आह्वान किया माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने, उससे जो ये जाति की राजनीति करते, तो तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम निषाद हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम लाला हो, तुम ये हो, तुम वो हो, उसको सभी जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जगह लाके कह दिया कि हम सभी सनातन धर्म के पालन वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं और हिंदुओं को एकजुट होकर रहने की शिक्षा दी गई, एकजुट रहने की बात की। अब एक चीज बताइए, अगर मेरा परिवार है और अगर मैं अपने परिवार के लोगों से आह्वान करता हूं कि आप एकजुट रहिए, तो उसमें गलत क्या है? चाहे सभी अपने परिवार को, अपने कुनबे को जोड़कर रखना चाहते हैं, तो जो हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हिंदू धर्मगुरु होने के साथ साथ मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो निजी, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, पूरी पृथ्वी ही आपका परिवार है, और एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू गैर हिंदू, तो गैर हिंदू को नहीं मानेंगे क्या आप? वो भी तो आपके परिवार में। वसुधैव कुटुंबकम में क्या वो बाहर से आ गए क्या वो लोग? सुनिए सौरभ जी, मैंने गैर हिंदू शब्द, पहली बात तो मैंने गैर हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हिंदू का मतलब होता है सिंधु के उत्तर जितने लोग निवास करते थे वो सारे हिंदू जी। वो मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, उससे मतलब नहीं। एक चीज और हमारा संविधान भी सिख, जैन और बौद्ध को हिंदू धर्म के तहत ही मानता है, इनको अलग से कैटेगराइज नहीं करता। तो हमारे यहाँ तो सभी हिंदू हैं, वो चाहे जो हिंदू संस्कृति को मानता हो,
जो प्रभु श्री राम का मानता हो, जो लक्ष्मी को मानता हो। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो खुल के कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं, हम राम में विश्वास करते हैं। तो भाई वो भले उनकी पूजा, उनकी संस्कृति नहीं बदली, उनकी पूजन पद्धति बदली है। अब पूजन पद्धति बदलने को अगर कोई उनके अलग धर्म के साथ रिलेट कर ठीक है। देता है तो उसकी संस्कृति मान सकता है। रमेश ठाकुर जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्या अब सौरभ भाई, सपा और कांग्रेस के दोनों लोगों ने कहा कि हम बांटने की राजनीति करते हैं। आप एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये मुद्दा है। लेकिन उस समय मैं बड़ा संशय में आ जाता हूं कि राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, जब इतिहास पढ़ता हूं, तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं प्रथम लोकसभा के चुनाव के बाद 1952 में, तो वो कास्ट संसद जो अंग्रेजों के टाइम से होती हुई चली आ रही थी उसको बंद करवा देते। कहते हैं कि ये समाज को और देश को कमजोर करने वाली नीति है। फिर जब कास्ट संसद पर बहस होती है तो इंदिरा जी भी कहती है कि ये देश हित में नहीं है, जात पर ना पात पर, वोट मिलेगा विकास पर। ये इंदिरा जी का स्टेटमेंट था। उसके बाद जब राजीव गांधी जी आते हैं, राजीव गांधी जी भी इस स्टैंड को लेकर चले कि नहीं, जातिगत जनगणना देश के लिए डिसिसिव डिसीजन होगा, एक बांटने वाला निर्णय होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज राहुल गांधी जी जब इसकी बात करते हैं जातिगत जनगणना की, तो वो कहना क्या चाहते हैं कि राजीव गांधी जी गलत थे, इंदिरा गांधी जी गलत थी, नेहरू जी गलत थे। ये तो वो वैसे परिवार के बेटे बन गए हैं, पोते बन गए हैं, परपोते बन गए हैं, जो अपने बाप दादा के निर्णय को गलत बता रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ठीक है। एक बात ये बता दीजिए रत्नेश जी, अगर मान लीजिए अगर हो जाता है जातिगत जनगणना, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मान लीजिए अगर आप करा देते हैं, कोई दिक्कत है? सुनिए, आपने रत्नेश जी को टाइम दिया, इनकी बात का मुझे जवाब देने दो। ये घूम फिर के राहुल जी पे आते हैं, मैं इनको ये जवाब दे दूं, ये इनको दर्शक भी सुन रहे हैं, पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करें। इन लोगों को यही नहीं पता है कि ये बोल क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दूसरी तरफ अभी ये रत्नेश जी बोल रहे थे कि सिंधु नदी के पार रहने वाले सभी लोग। जब सभी लोग हैं तो फिर किसको एक रहने की बात कर रहे हैं, किसको एक रहने की बात कर रहे हैं? अरे सभी को एक रहने की बात कर रहे हैं। ये जो क्या है, एक स्टैंड रखिए रत्नेश जी, ये आज ही अतिरिक्त ज्ञान लेकर के बताया जी। कहने का तात्पर्य है कि सभी ज्ञान के साथ आप आते हो। सुनिए ना, आपको राहुल जी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। आप थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए रत्नेश जी, अच्छा नहीं लगता है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, आप क्या चाहते हो? एक तरफ आप बात कर रहे हो तो एक हो जाइए, एक तरफ कहते हो कि सिंधु नदी इधर रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, तो सब लोग सब हिंदू हैं, तो फिर किसको एक रहने की बात कर रहे हो आप? अगर आप विकास की बात कर रहे हो, आप विकास पे बात करो ना। क्यों नहीं बात करते आपके योगी जी विकास पे? क्यों बात नहीं करते योगी जी विकास पे? क्यों आप बांटने की राजनीति करते हो? अरे भाई, योगी जी से बात कीजिए कि विकास पे बात करें। राहुल जी को छोड़िए, उनका स्टैंड क्लियर है। जब से राजनीति में आए तब से लेकर आज तक उनका एक ही स्टैंड है, लेकिन आप लोगों का स्टैंड ही क्लियर नहीं है। आप क्या बात करते हो? कभी बात करते हो कि हिंदू एक हो जाइए, कभी कहते हो कि सिंधु नदी के चार इधर रहने वाले सब हिंदू हैं। अरे आप पढ़िए तो सही, थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए रत्नेश जी। चलाना नहीं आता था, वो देश की इतनी बड़ी समस्या का सरकार चलाना आता है, सरकार चलाना आपको आता है। पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही है, तो युवाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर नहीं बोलोगे, उस पर बोलिए। ठीक है, सुन लिया आप लोगों से। ठीक है रमेश ठाकुर जी से मेरा सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक निष्पक्ष बात सुन लीजिए। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। भूदेव जी, एक सवाल मैं रमेश ठाकुर जी से ले लेता हूं। रमेश जी, मेरा सवाल आपसे, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के राजनीति कब शुरू हो गया? ऐसा दिख रहा है कहीं कि अब शुरू होगी कि हम इर्द गिर्द वहीं रहते हैं? नहीं, देखिए सौरभ जी, 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, तो उस समय ये लगा था कि जातियों का जो मकड़ जाल है वो टूट गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के उस समय वोट प्रतिशत की अगर बात करो तो कोई वर्ग ऐसा नहीं था, चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, हर वर्ग का वोट उनको मिला था। लेकिन 2022 आते आते वो चीजें दूर हो गई है। बिल्कुल भूदेव शर्मा जी कुछ चीजें बढ़िया कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चर्चाएं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करनी चाहिए। अब कितनी दुर्भाग्य वाली बात है, एक डिफेंस से जुड़ी एक महिला कांस्टेबल के साथ में रेप हो रहा है, फिर आप किस मुंह से आप महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात करते हो? और रही बात, फिर भूदेव शर्मा ने एक बात और भी कही है कि देखो, हम एक ही स्टैंड हमारा एक ही रहता है। देखिए, ये मान लीजिए आज की पॉलिटिकल कोई पार्टी ऐसी नहीं है
जो एक स्टैंड लेके चलती हो। ठीक है, राहुल गांधी अगर संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी और भी आरक्षण की अगर बात करते हैं, तो आपके अलायंस में, चाहे महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां विचारधारा बदल जाती है। वहां अब तक जो वोट जो सीट शेयरिंग नहीं हो रहे, इसलिए मामला फंसा पड़ा है। यही हरियाणा में होता है, वही वहीं होता है। तो जो राष्ट्रीय जो पार्टी होती है, जो अपना मुद्दा, जो स्ट्रेटेजी जो बना के चलती है, वो तभी चलता है जब आप सिंगल फ्रेम में चुनाव लड़ते हो। लेकिन जब आप क्षेत्रीय छत्रपों के साथ में जब आ जाते हो, तो आप स्टैंड नहीं करते हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कमोबेश स्थिति वैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यही तो करा था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, सबका वोट हमें 1914 की तरह मिलेगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुआ क्या, 400 पार का आप नारा कर रहे थे, उसमें इंटरनल बहुत सारी बातें हैं। अगर सब पे अगर बात करेंगे तो बहस बहुत लंबी छिड़ जाएगी। आपने सबसे बड़ा जो मजबूत पिलर आपके साथ में है, आपने उनको भी हल्के में ले लिया। आपने कह दिया हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, तो 400 के बजाय 240 पे आप आ गए, आपने चीजें देख ली। अब इसके बाद में जब आप यूपी में कहते थे कि 80 जो सीटें हैं, 80 की 80 हमारे की पास में है, लेकिन आधी भी नहीं आई। वो आधी क्यों नहीं आई, वो पीछे क्यों आप हटे, और आपको आपके साथ जनता यूपी की क्यों नहीं आई? उसके बाद इन्होंने अपने रणनीति को बदला। रणनीति को बदलने के लिए सबसे ज्यादा खुली छूट अब योगी आदित्यनाथ को नागपुर ने दे दी है कि आप अपने हिसाब से चलो, जैसे आपको चलना है। उन्होंने कह दिया मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं हिंदुत्व का पुजारी हूं, हिंदुत्व को लेके आगे चलूंगा, दूसरी जात से मुझे ज्यादा लेना देना है नहीं। वो तो खुल के बोलने लगे, बटोगे कटोगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो अगला जो चुनाव है, मुझे लग रहा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, वाई इलेक्शन। और इसके बाद मुद्दे कई सारे हैं। पेपर लीक का हमारे साथी ने उठाया, बहुत बड़ा मुद्दा है, उठना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा उठना चाहिए, महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए, और पॉल्यूशन की जिस तरीके से स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी है, इस पे भी मुद्दा होना चाहिए। मीडिया में भी चर्चा जिस तरह से हो रही है, ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। सबसे दुर्भाग्य वाली बात है, बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे मुद्दे ये बनने चाहिए, लेकिन ये चुनाव के मुद्दे नहीं बन पाते। मुद्दा कौन सा बनता है? मंगलसूत्र बनता है। मुद्दा कौन बनता है? मुसलमान हिंदुत्व बनता है, जिससे जनता पूरी तरीके से एक नाराज हो चुकी है, एक कम से कम दुखी हो चुकी है। यही वजह है जो हरियाणा का जो रिजल्ट रहा है, वही परिचायक है, वो सबके लिए सबक है। उन्होंने लकीर खींची है, लेकिन वो है, कहते हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कुछ चलो करो, ठीक ये है, मानने वाले ठीक नहीं है। है। यश भारती जी इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं। यश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए क्या हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान क्या आगे भी हम मुद्दा होंगे, या आपके नेता जो है वो बहुत पढ़े लिखे, अखिलेश जी की पढ़ाई लिखाई पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, विदेश में पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, तो क्या आप युवाओं को भी तरजीह देंगे? सौरभ जी, जी मेरी आवाज आ रही? जी जी सौरभ जी, युवाओं को तरजीह देने की अगर बात करेंगे तो वर्तमान संसद में समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा युवा सांसद हैं। इतनी कम उम्र के सांसद देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया। वकील हैं, डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सब युवाओं को हमने भेजा है समाजवादी पार्टी ने। और अनारक्षित सीट से भी हमने आरक्षित वर्ग के लोगों को भेजा है। यानी जो जातीय चीजों से लोग बंधे हैं कि अगर रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, तो वही केवल आरक्षित का व्यक्ति लड़ पाएगा, जीत पाएगा। तो हमने वो भेद भी तोड़ा है। हमने मुख्य धारा में लाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सकते हैं वो करते हैं। उसी बात के लिए हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिसका दर्द भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक होता है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कांग्रेस पार्टी के साथी से किया था, जवाब उनको देना चाहिए था, लेकिन मैं वास्तविकता सच्चाई पे बात करूंगा। राहुल गांधी जी ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और गलती पे माफी मांगी है कि जातीय जनगणना का हम अभी तक विरोध करते रहे थे, लेकिन देश की सच्चाई है और इसकी जरूरत है। खुले दिल से उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी है, और जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए उनसे माफी मांगी है। क्या बेशर्म लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आएगी? वो कभी माफी मांगेंगे देश से? जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी केंद्रीय मंत्री थे, लोकसभा सांसद, सदन के अंदर 2014 में उन्होंने कहा था कि जो जातीय जनगणना अभी हुई है 2010 में, उसमें तमाम त्रुटियां हम उसे घोषित नहीं कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन त्रुटियों को ठीक करेंगे और घोषित करेंगे। 2014 से 2024 आ गया, दो टर्म की मोदी सरकार हो गई, लेकिन बेशर्मी से अभी भी जातीय जनगणना को उल्टा चुनौती करते अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब 85%, 90% लोग असामान्य रहते हैं हमारे देश में आज भी, और 10%, 15% सामान्य
असामान्य रहते हैं, तो आप 85%, 90% असामान्य के साथ देश का विकास करना चाहते हो, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो, और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। उनको तो तरक्की और उन्नति की बात करनी चाहिए, लेकिन वो बटोगे कटोगे इसीलिए क्योंकि ये खुद अंदर ही अंदर भारतीय जनता चलिए, पार्टी अच्छा, बटी ये है, जाति मोहन भागवत जी, ठीक है। सौरभ जी, मोहन भागवत वही है जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाया कि जातियां जो बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई। ये मोहन भागवत ने आरोप लगाया। जातियों में बांटने का काम किसी ने किया तो ब्राह्मणों ने किया, ये मोहन भागवत ने आरोप लगाया। तो भाई अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, यानी जातियों में बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया और उसका नेतृत्व करने का काम मनु महाराज ने किया, मनुस्मृति ने किया। आप उन्हीं मनु महाराज को मानते हो, मनुस्मृति को मानते हो, और देश की जनता पे मनु महाराज और मनुस्मृति को थोपना चाहते हो। हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा को साथ में लेके चलना चाहते हैं। हमारी लड़ाई वो ही है। मैंने शुरुआत में कहा, ये ईश्वर की झूठी कसम खाते हैं, ये बटेंगे और कटेंगे जब कहते हैं, तो ईश्वर की झूठी कसम खाके जो संविधान की ये सत्ता में बैठे हैं कि ना मैं अनुराग रखूंगा ना मैं द्वेष रखूंगा, ये अनुराग भी रख रहे हैं और द्वेष भी रख रहे हैं। तो झूठे और मक्कार जो ईश्वर की झूठी कसम खाते हैं, ईश्वर ने उन्हें प्रसाद दिया अयोध्या में फैजाबाद में, और तब भी ये नहीं माने। ईश्वर ने प्रसाद दिया। जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभु राम गए और इन्होंने जो प्रभु राम का सब बोल चुके हैं, मैं भी जवाब दे दी। उस मंदिर के निर्माण में भी चलिए, भ्रष्टाचार किया, रत्नेश जी बोलिए क्या कह रहे हैं। किया, चंदे में भी भ्रष्टाचार किया। ठीक है यश भारती जी, ये पहली ठीक है, बात में लीकेज हो गया। ठीक है यश भारती जी। रत्नेश जी कुछ कहना चाहते, बोलिए बोलिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता ने कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि मैंने विकास की बात नहीं की। अब देखिए, ये दोनों प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, तो बीच में प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। ये लोग जब बोल रहे थे तो मैं विकास के मुद्दों को ही देख रहा था कि हमारी सरकार ने कौन से प्रमुख विकास किए, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज भारत जो है वो विश्व के टॉप 5 देशों को, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को सैन्य सामान आपूर्ति कर। आप ये इसे पूछ लीजिएगा कि आज वो डिफेंस एक्सपोर्ट में है, जो कभी हम मंगाते थे जिनसे, आज उनको हम दे रहे हैं, आज उनको हम बेच रहे हैं। आज हमारे पास ब्रह्मोस जैसी, हम एकमात्र ऐसे देश हैं जिसके पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट थ्योरी पर काम करती है। अब आज भारत कॉमेडी शो में हंसा ही जाता है। मैं आपके बीच में नहीं बोला यार जी। व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आते हैं। आपने मुझे इंगित किया आप हंसिए, आपने मुझे इंगित किया हंसिए, तो मैंने जवाब दिया। नहीं, आपने विकास की बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन लीजिए। अच्छा, अब ज्ञान की बातें भाई तो रत्नेश जी व्हाट्सएप से सुबह पढ़ लीजिए हो। अरे भूदेव भाई, आप तो यूपीएससी के छात्र रहे हैं, थोड़ा सा अपने लैपटॉप की उंगलियां फिरा लीजिए और देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए। मैंने आप लोगों ठीक है, बोलने दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो चाहे जो यूनिवर्सिटी, पहले बोलने तो दीजिए यूनिवर्सिटी से क्या निकल के आ रही। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। देखिए, ये लोग विकास की बात कर रहे थे, तो आज भारत विश्व के अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को सैन्य सामान आपूर्ति करता है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट थ्योरी पर काम करती है, और सभी विश्व के सभी देश, इवन कि हम तमाम सारे क्या कहते हैं, इजराइल जैसे देश जो हैं, वो आज हमारी इसरो के पास आते हैं और कहते हैं हमारे आप उपग्रह प्रक्षेपित कर दीजिए, हम डिफेंस एंड स्पेस में इतना आगे जा चुके हैं। भारत आज इसका के मामले में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण में भारत की जो पिछले 25 सालों में जितना नहीं कर पाए थे, उतना हमने 8 सालों में किया है। रत्नेश जी अच्छा, एक बात बताइए। ठीक है, अब ठीक है, मैं मान लिया विकास बहुत हुई है, विकास होना भी चाहिए। चलिए रत्नेश जी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है रत्नेश जी, हमने सवाल किया था महंगाई को लेकर के। हाँ, अभी बात करिए। ठीक है, मिसाइल है, हमने सवाल इस पर किया था। ठीक है, एक मिनट, ठीक है भूदेव जी, मैं भी सवाल पूछ लूं। भूदेव, रत्नेश जी, मेरा सवाल, महंगाई पे नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात, ठीक है, मिसाइल है, अच्छी बात है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। और अभी राजस्थान में भी आपकी सरकार है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है। सुनिए रत्नेश जी, एक मिनट, राजस्थान में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। एक बात सुनिए, रेट की बात कर रहा हूँ मैं, प्याज की, टमाटर की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए किलो क्रॉस कर गया। मैं बात कर रहा हूँ इनकी, आप बात कर रहे हो कुछ
कुछ और। अरे भाई इनकी बात कीजिए जो आम अरे जन की भाई, जिंदगी विकास में में हुए। सवाल पूछा था कि मैंने नहीं पूछा सोचा था? कि क्या हाल है उत्तर देखिए प्रदेश में, सौरभ भाई, नौकरी क्या हाल ये है, एजेंडा नहीं पेपर चलेगा। हो पा रहा है कि ये नहीं हो एजेंडा पा रहा नहीं है, चलेगा। युवाओं को नौकरी नहीं। मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या अभी नाले से अरे गैस बनाने के लिए आप योजना दे रहे हो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए, 15 लाख रुपए कहाँ है। चले ठीक है, भूदेव जी बोलने कहाँ दीजिए। है? ठीक है, आप बताइए ना, रत्नेश जी तो बोल दे रहे, फिर कहाँ आप है? बोलिए। रत्नेश जी बोल दे रहे, फिर इसके बाद बोलिए। ठीक है, आप सभी मिलके एक आदमी को घेर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा, सत्ता पक्ष में है। बोलिए। सौरभ भाई, मैं प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पे जन्मा हूँ। हमारे आराध्य ने बहुतों राक्षसों का सफाया किया, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। राम ने सफाया कर दिया, राम ने आप लोगों का सफाया कर दिया भाई, राक्षसों को। इतनी तिलमिलाहट क्यों है? इतनी तिलमिलाहट क्यों है? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आप एक्सपोज हो रहे हैं क्या? अगर मेरे तथ्य गलत होंगे, आपका तबलाएगा, मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। काहे इतना बिलबिला रहे हैं आप लोग? चले ठीक है, अब तो बोल दीजिए। अच्छा, जो बोल रहे थे बोल दीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों से प्रतिक्रिया ले लूंगा। अच्छा, जो बोल रहे थे बोल दीजिए। सौरभ जी, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, मैं लोग के बहकाऊ नहीं वाला, मैं पूरी बात कहूंगा अपनी। अच्छा, पूरी बात कहिए, फिर इसके बाद मैं प्रतिक्रिया लूंगा। नहीं ठीक। सर, नहीं सर, मैं एक एक बात बोलूंगा। इस तरह इंटरेस्ट होने से मेरा सवाल नहीं बदलना। आज भारत विश्व के अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को सैन्य सामान आपूर्ति करता है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड टारगेट थ्योरी पर काम करती है, विश्व के किसी देश के पास नहीं। भारत आज स्टार्टअप के मामले में पूरे विश्व में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। विश्व का हर तीसरा यूनिकॉर्न भारत का है। रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण में जितना पिछले 25 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया था, हमने 9 सालों में किया है। हंगर इंडेक्स में कहाँ पे है भैया? भाई, अरे रमेश, हंगर मैं उसी विकास को जोड़ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, अभी हंगर पे भी आऊंगा। मैंने सब नोट किया भूख है। नहीं लगती हंगर साहब। की भी सच्चाई का, अभी हंगर की सच्चाई को भी हंगर पे टांगूंगा। परेशान डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत में तकनीकी सेवाओं के प्रयोग में विश्व के अगले देशों में आम जन से जुड़ी हुई समस्याओं को बोलिए रत्नेश जी। मैं फिर शुरू से जाऊंगा। नहीं, आप शुरू से मत जाइए, हंगर स्ट्राइक पर बोल दीजिए। स्ट्राइक कह रहा हूँ, हंगर इंडेक्स पे बोल दीजिए। भाई सुनेंगे तो। अरे सर, भूख भी लगती है। रत्नेश जी बहुत बोलेंगे, भूख भी लगेगी, खाना भी खाना पड़ेगा साहब। अरे भाई, भूख लगी है, मैं बता रहा हूँ, भूख लगी, उसके लिए मुफ्त राशन मिलता है। आपको भोजन के अधिकार के तहत हमारी सरकार देती है, आपको भी मिलेगा। किसान सम्मान निधि के माध्यम से कौन लेके आया? एवं सीमांत किसानों को सीधे लाभ दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत हमने शिक्षा के प्रारूप में बदलाव किया। पुरानी शिक्षा नीति में क्या था कि आप एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने युवाओं को नई शिक्षा नीति के माध्यम से कहा कि आप एक कोर्स करने के साथ कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप का अगर कोर्स है तो आप अपने कोर्स को ब्रेक किए बिना उस कोर्स को कर सकते हैं। मतलब भारत के युवाओं को मौका दिया गया कि आप एक समय काल में एक प्रोफेशनल और एक एजुकेशनल डिग्री लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाता हूँ हंगर इंडेक्स पे। बस 1 मिनट इनका कंप्लीट होते ही आ जाऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, बोलिए। मैं आ गया हंगर इंडेक्स पे। अब देखिए, हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश जैसा देश भी भारत के ऊपर दर्शाया गया है, जहां पर इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है और इतना ज्यादा वहां पर अनस्टेबिलिटी है। आप बताइए, भारत में 140 करोड़ रहते हैं, जिसमें से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन सुबह और शाम का भोजन करते हुए 2 ग्रास निकालते हैं। अरे उतने में पूरे पाकिस्तान का पेट और पूरे बांग्लादेश का पेट भर जाएगा, जितना हिंदू सनातन संस्कृति के लोग 2 ग्रास निकाल देते हैं अपने भोजन से। और ये कहते हैं कि ठीक है, बोलिए। ठीक है, यश जी बोलिए। ठीक है रत्नेश जी, आपका टाइम खत्म। ठीक है, यश जी बोलिए। सौरभ जी, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से बीच में जो एंटरटेनमेंट कराया, उसके लिए दर्शकों के लिए की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, पैनलिस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो भैया, रत्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे बार बोल रहे थे कि बीच में नहीं बोलना। दिया गया सरफराज देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बदतमीजी फैलाती है। किया जा रहा। देखो सतह प्रतिशातम सभा नहीं, ऐसा रत्नेश जी, नहीं। बाबू बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। दिल गिराए तो आप है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सौरभ जी, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है रत्नेश जी प्लीज। ठीक है, अब मैं सवाल मुद्दे पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ, प्लीज डिरेल मत होइए। चलिए ठीक है, चलिए अब ठीक है। पूरे विश्व में सबसे हारने वाले नेता है, उनकी बात के पैरवी कर रहा है।
भूदेव जी स्कॉर्पियो जो आपको मिली क्या हो थी, गया भाई? राहुल जी ने सौरभ दी जी थी क्या हो गया? इनको थोड़ा धैर्य रखने के लिए बोलिए। चलिए ठीक, अरे रत्नेश जी, मिश्रा जी थोड़ा औरों को बोलने दीजिए साहब। मैं भी सवाल करना है सौरभ भाई, ना 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 ना, मैं ठीक। योगी जी का शिष्य हूँ, जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाऊंगा। अच्छा ठीक है, भाषा, लेकिन भाषा जो है वो संसदीय होना चाहिए और गरिमा में रह के होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना 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 ना, आप भाषा का आप एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन भाषा गरिमा में। ठीक है, भूदेव जी बोलिए अब। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ जी मेरी बात अभी नहीं आपने, आ पाई। अरे मैं आ रहा हूँ यस जी, मैं आऊंगा यस जी, मैं आऊंगा, क्योंकि भूदेव जी बहुत कम बोले हैं। नहीं नहीं, लगातार नहीं, सौरभ जी एक मिनट, मुझे ये कांग्रेसियों से बहुत नफरत है इस मामले में। ये जो इन्होंने आगरा और बरेली में अस्पताल खुलवाया, लेकिन मरीजों को बाहर छोड़ दिया उन्होंने। कांग्रेसियों ने सबसे खराब काम ये किया कि आगरा और बरेली में अस्पताल खुलवा और मरीजों को ठीक से नहीं रख पाए। ये बलात्कारीवादी पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता यहाँ बैठकर मोहित खान और नवाब सिंह यादव जैसे बलात्कारियों का नहीं, समर्थन करते हैं। सब तराज इम्तियाज ना ना ना, इस तरीके की बात नहीं। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बेरोजगारी पे बात करिए ना, आप बात करिए भूख पे बात कीजिए साहब। 500 रुपए लेके चले जाइए मार्केट में, अभी स्थिति क्या है देखिए, जाइए। अच्छा रत्नेश जी, बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार जाते होंगे। एक मिनट, मैं पूछ लेता हूं आपके बिहाफ से, बाजार जाते होंगे, बाजार जाते होंगे। एक मिनट सर, यस जी, भूदेव जी, मैं आप लोग का सवाल पूछ, बाजार जाते होंगे रत्नेश जी, ऑब्वियस घर वाले बोलते होंगे जाइए सब्जी लेकर आइए, जाइए राशन लेकर आइए। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग साधारण परिवार से ही लगभग आते, तो जाते होंगे, देखते हैं क्या आलू कितने दाम है, टमाटर क्या रेट बिक रहा है, प्याज किस रेट में बिक रहा है, आसमान छू रहे हैं। पहले होता था प्याज कोई खाता था, कहता था गरीबों का खाना है प्याज, भैया गरीबों के थाली में तो आज प्याज है ही नहीं। आलू लेने चले जाइए, साधारण सब्जी के अंतर्गत आलू आता था। क्या हो रहा है ये सब, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं मान रहा हूँ मिसाइल हमारे पास है, ठीक है, मिसाइल। सौरभ भाई जवाब ले लीजिए। सौरभ भाई ये लोग इंटरेस्ट न करें, इसे क्लियर चलेगा। आप लगभग 20 साल से मीडिया में हैं, है ना? जी जी बोलिए। है ना? जब आपने ज्वाइन किया था तब आपका वेतन कितना था? आज आपका वेतन कितना है? वेतन में बढ़ोतरी तभी होती है जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। और वस्तु एवं सेवाओं के, अगर आपने मुद्रास्फीति नाम का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पर सीधे लिखा जाता है, अगर किसी भी कंट्री से इससे पहले ही कोई महंगाई थी, कोई चूड़ी तोड़ देता, चूड़ी भेज देता था, कोई गैस सिलेंडर लेके पहुंच जाता था। आप भी अनाज मुफ्त में दे रहे हो, सब्जी कहाँ से लाएंगे जब आप अनाज मुफ्त में दे रहे हो? तो बताओ, अरे भाई अपनी बात, आपसे कोई बात भी क्लियर नहीं है। कब मिलेगा? कम से कम तो बात है उससे क्लियर तो रहिए। वेतन कब मिलेगा? हिमाचल के मंत्रियों का वेतन कब मिलेगा? हिमाचल के मुख्यमंत्री कितने महीने ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, इनका पागल हो गए, जवाब नहीं है इनके पास में। अरे ठीक है, एक आप तथ्यात्मक बात कर देते ना तो बड़ा अच्छा रहता। रत्नेश मिश्रा जी चलिए ठीक है। सौरभ भाई मैं जवाब देना स्टार्ट करता हूँ, बीच में कूद जाते हैं। ठीक है, अब इन लोगों की बात सुन लेता हूं। भूदेव जी चलिए आप बोलिए, फिर रमेश ठाकुर जी काफी देर से सुन रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं समझ सकता हूँ रमेश जी। सौरभ भाई मेरा भी सवाल है। नहीं ठीक है, करने से अब देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी काफी देर से सुन रहे हैं धैर्य के साथ, वो तो अरे ठीक है भूदेव जी, रत्नेश मिश्रा जी ठीक है, और सवाल पूछ लिया जाए। अरे सर सुनिए सुन लीजिए। अरे ठीक है मिश्रा जी, अरे सिर्फ बोलना, मैं सिर्फ बोलना ही काम नहीं होता, एक अच्छा श्रोता भी होना जरूरी होता है। वक्ता अच्छे हैं आप, नो डाउट। रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छे श्रोता भी बनिए, अच्छे वक्ता है, अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, अच्छे श्रोता बनिए प्लीज। देखिए कितने पेशेंस के साथ सुन रहे हैं ठाकुर साहब, सुनिए कितने पेशेंस के साथ। हमारे पैनल में देख लीजिए, एक अच्छा श्रोता भी होना बहुत अच्छी जरूरी बात है। ठीक है मिश्रा जी, प्लीज अपने बारे में बोलिएगा, नहीं ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता आपका ऑडियो डाउन हो, प्लीज। मैं नहीं चाहता बोलता रहा हूं, मैं नहीं चाहता आपको ऑडियो डाउन करवाऊं, मैं नहीं चाहता साहब, मैं नहीं चाहता। लेकिन आप अब सुनिए, औरों को सुनिए।
भूदेव जी अब आप बोलिए अपने बारे में जी बोलिए। सौरभ जी इतनी देर से रत्नेश जी के आपने प्लीज रिक्वेस्ट है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। रत्नेश मिश्रा जी प्लीज अब सुन लीजिए, सुनिए, डिबेट को होने दीजिए, डिबेट को होने दीजिए। नहीं, मैं भी पूछूंगा हिमाचल के सरकारी सौरभ जी, वो कह रहे नहीं होते होंगे। नहीं, अरे कूदा कूदी मत करिए भाई, सुनिए बात आने दीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इट्स नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। अरे सुनिए, मैंने बीच में सवाल नहीं किया। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, आप चाहते मैं भी हैं सवाल बीच में ऑडियो डाउन पूछूंगा। करा दूं? मैं भी सवाल बीच में ऑडियो डाउन पूछूंगा। कीजिए पहले, पीसीआर टीम पहले ऑडियो डाउन कीजिए सबका। अब भूदेव जी अब बोलिए। सौरभ जी, हमने तो सिर्फ इतना कहा कि रत्नेश जी से आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, इधर से उधर घुमाने चले गए। अरे भाई जवाब मैं दे रहा था, जवाब देने तो देते, बीच में कूद गए। ये देखो पूरा देश इन लोगों पे हंस रहा है, ये लोग यहाँ बैठ के खिची हंस रहा है। पूरे प्रदेश से साफ हो गए। अरे भाई, जब कॉमेडी शो चलेगा तो हंसेंगे ही ना। जब तुम कॉमेडी करोगे तो हंसेंगे ही ना। भाई कॉमेडी करोगे तो हंसेंगे ही ना। हमारी सरकार है, केंद्र में कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आइडिया आप लोगों, ठीक है, आधा घंटे से नो एक घंटे से नो वीडियो कॉमेडी चलिए अब आप राहुल गांधी तीनों प्रवक्ताओं से बात करें। रमेश ठाकुर जी से मेरा बात, ठीक है, ओके, ऑडियो नीचे, ऑडियो डाउन प्लीज, पीसीआर टीम ऑडियो डाउन। कॉमेडी शो बना ठीक है, नहीं डिबेट को कॉमेडी मत सवाल ना, एक मिनट, सवाल क्या पूछ रहे पीसीआर हो? टीम सुन ले। ऑडियो डाउन कीजिए, पीसीआर टीम सबका ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे। सौरभ जी, आप अपने चैनल की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहे हैं ऐसे व्यक्तियों को। नहीं, मैं चाहूंगा अभी शांत रहिए, अब कोई नहीं बोलेगा, रमेश ठाकुर जी बोलेंगे, रमेश ठाकुर जी बोलेंगे। नो प्लीज, रमेश ठाकुर जी ये क्या हो रहा है? जब राजनेताओं से कुछ सवाल पूछा जाए, इतनी देर से आप भी पेशेंस साथ सुन रहे हैं, मैं भी चुप कराते थक गया हूं, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा है। ऐसी बातें नहीं निकल कर आएंगे ना साहब। आप लोग गंभीर अगर विषय पर बात करिए। सौरभ जी, राजनेता मत बोलिए, भाजपा ही बोलिए केवल। भाजपा ही बोलिए केवल, पैनल में बैठे हैं, पैनल में बैठे हैं, फिर शुरू हो गया। ठीक है, चलिए चर्चा तो कर ले साहब, प्लीज, रिक्वेस्ट है, निवेदन है। यस भारती जी, निवेदन के साथ भूदेव जी, अरे ठीक है, हम तो शांति, हमारे अच्छा, समय सुन में भी लीजिए, बेचारा चलिए। बोल रहा है। आपको भी, आपने पूछा डिबेट नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, तो भाई आप कौन बोलेगा? चलिए। रमेश ठाकुर जी ने सवाल पूछा, अगर स्ट्राइक पे बोल लो तो चलिए ठीक है, आप प्लीज यस जी सुन लीजिए। यस जी हर बलात्कार में समाजवादी पार्टी को शामिल होती है, इस बात की है। ठीक है, बोल लिए अब रमेश ठाकुर जी, ठीक है, ओके। ना, देखिए रत्नेश जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का, ये तरीका नहीं है साहब। अन्य लोगों को बोलने दी, थोड़ी समय के लिए हम लोग मिलते हैं, एक सार्थक चर्चा हो जाए। सौरभ भाई, जब मैं बोल रहा था, सौरभ भाई आपने देखा, आप एक सार्थक चर्चा करके जाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगे, हमारे दर्शक को भी बहुत अच्छा लगे। क्या प्रवक्ता बैठे थे, मजा आएगा उनका तथ्य सुन के। लेकिन अब आप कुछ बोलने नहीं दे रहे। ये क्या है? और ठीक है रमेश ठाकुर जी, मेरा सवाल, कैसे समस्या समाधान हो? ठीक, अरे भाई, बलात्कारी अपहरणकर्ताओं की पार्टी के नेता, जमानत जब्त पार्टी के नेता, कितना बेशर्मी है भाई। अरे भैया, चलिए ठीक है, ऑडियो बंद हमारे करवाओ, पास साथ पी के ऑडियो बैठा नहीं, हुआ है। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आप लोग करें, क्योंकि बहुत देर से मैं चाहता था कि सार्थक चर्चा हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था। रमेश जी, मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट कीजिए पूरे मुद्दे को लेकर, कैसे समस्याओं का समाधान हो इस उपचुनाव को लेकर। फाइनल कमेंट में प्लीज आप लोग अपने बारे में ही बोलिएगा, निवेदन है। रमेश ठाकुर जी पहले आप। देखिए सौरभ जी, मुझे लग रहा है मौजूदा जो राजनीति है ना, उसमें अभी जो मिसाइल वाले भाई बैठे हुए थे, तो इस तरह के आइटम गर्ल्स की कमी नहीं रह गई है। पूरी 20 मिनट की उन्होंने पूरी ड्रिल कर दी, बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं। आप भी हंस रहे हैं, सारे हम लोग भी हंस रहे थे। और सर मैं हंस नहीं रहा था, मैं शांत करा रहा था। देखो इनका चेहरा देखो, आंसू भी निकल रहे हैं, और पता नहीं कितने क्वार्टर पी के बैठे हुए शराबी आदमी से आप डिबेट हम लोग करवा रहे हो आप, और कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के दलालों की भी कमी नहीं है। थैंक यू। चलिए अब सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। की भी कमी नहीं है, आप कॉल बॉय है ना।
नहीं, इस तरीके की शब्दावली नहीं, ऐसा है प्लीज। ना, अब सुनो। नहीं। अरे यार, इसका क्या नाम क्या है इसका? नहीं, इस तरीके की शब्दावली नहीं। इसका नाम ना क्या है? इसको देखिए, नेता वरिष्ठ बना के पत्रकार पे बैठा सवाल दिया, नहीं, शराबी पत्रकारों आदमी ने को। क्या किया? हाँ। नहीं, इट्स नॉट फेयर। रत्नेश मिश्रा जी, मैं आपको कब से सुन रहा हूं, आपको बोल रहा हूं प्लीज। अरे भाई ये टॉलगन बोलेंगे कि ऐसे नहीं, इस तरीके की शब्दावली नहीं, प्लीज। आप लोग अपने अपने शब्दों के लिए माफी मांगे, प्लीज। आप लोग अपने शब्दों के लिए माफी मांगे, इस तरीके के शब्द नहीं। नहीं, अरे क्या आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे डिबेट होगा सर? रत्नेश जी, आप रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, इस तरीके से नहीं होता है। रमेश जी को बोलने दीजिए। क्या है, देखो पार्टी को कुछ पता नहीं जो देना, इनको कोई तवज्जो दे रही है, नेता बन के आके बैठ गए हैं। अच्छा नहीं, मैं देख रहा हूं काफी देर से चर्चा ही नहीं हो पाई। ऐसे चर्चा होगी? चलिए, फाइनल कमेंट ठाकुर जी आप बोलिए, ठीक है? रमेश ठाकुर जी आप बोलिए। नो, रत्नेश जी आप नहीं बोलेंगे, रत्नेश जी आप नहीं बोलेंगे। चलिए ठाकुर जी। सौरभ जी, देखिए आज की डेट में मुद्दों की और फिर बोला इसको चुप कराइए। रत्नेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, आप क्यों नहीं सुनते हैं? अरे रिक्वेस्ट, निवेदन कोई शब्द नहीं है क्या आपके डिक्शनरी में? निवेदन अगर कोई कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, पोलाइटली हम्बल होकर रिक्वेस्ट कर लिया, अब डिबेट को खराब कर रहे हैं। बोलने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, सुनिए तो, किसी पार्टी के नहीं है ये। पत्रकार कौन शब्द का प्रयोग करता है? चलिए ठीक है, बोलिए। फर्जी पत्रकार पे कहा दिए। रत्नेश, अगर मैं सामने होता ना तो इतने चाटे मारता ना, इतने नहीं, चाटे मारता तेरे पिताजी। नहीं, इस तरीके की बात नहीं, इस तरीके की बात नहीं, प्लीज। ठाकुर साहब, आप तो कम से कम आप तो इस तरीके मत बोले, रिक्वेस्ट है प्लीज। नो, ऐसा नहीं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। अब मुद्दों को हल करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, इस तरीके की शब्दावली का हमारा चैनल समर्थन नहीं करता। आप दोनों से रिक्वेस्ट, इस तरीके से शब्दावली का रिक्वेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ऐसे में सवाल देखिए, जब मुद्दे की बात होती है तो इतना शोर, किस तरीके से काफी देर से मैं शांत कराने की कोशिश कर रहा था। दिस इज नॉट वे ऑफ डिबेट। आप डिबेट करते, आप अपनी बात रखिए, कंटिन्यूअसली आप बोलेंगे और किसी पैनलिस्ट को नहीं बोलने देंगे, क्या ये तरीका है? सार्थक चर्चा नहीं होती तो बहुत दुख होता। हमारे दर्शक जो हमको देखते हैं, हम सोचते हैं उनके लिए दिन भर मुद्दा खोजते हैं कि आज किस मुद्दे पर बहस करें। हमारे न्यूज रूम में बैठकर बात किया जाता, संपादक डिसाइड करते हैं आज इस मुद्दे पर बात हो, लेकिन चर्चा जब नहीं हो पाती ना, हमको भी कष्ट होता है। जितने भी प्रवक्ता जुड़ते हैं तो प्लीज सुनने की भी आदत डालिए। अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता दोनों रहेंगे, आप अपनी पार्टी की बात रख पाएंगे। लेकिन आज का जो चर्चा हुआ, जिस तरीके से सिर्फ शोर हुआ, ये तरीका नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन अभी 9 सीटों पर होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात मोहन भागवत से होने वाली है। इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं, कई सारे माइलेज, कई सारे फुटेज भी सामने आएंगे जो अभी निखर कर सामने आएंगे। लेकिन अब देखना यह होगा समाजवादी पार्टी, पीडीए, कांग्रेस किस तरीके से इन सीटों पर रोकने की कोशिश करेंगी। जैसे कि लोकसभा सीटों में आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या